everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. So in this lecture we will discuss about synthesis of palmitic acid, which is also known as palmitate. palmitate की synthesis कैसे होती है? So palmitate की synthesis से पहले in our previous lecture we have discussed about two important concepts. First one is the formation of malonyl coenzyme from acetyl coenzyme, and second one is the how four-step reactions are taking place during the formation of fatty acid synthesis. Four step reaction की बात करें तो first step is condensation, फर्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन. सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन. थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप इज डिहाइड्रेशन. फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेप इज अगेन रिडक्शन. सो एक साइकिल में ये चार स्टेप होते हैं और दो कार्बन को ऐड करने के लिए ये चार स्टेप रिएक्शंस, जो कि एक ऑर्डर्ड रिएक्शन है. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कंडेंसेशन, देन रिडक्शन, देन डिहाइड्रेशन, देन रिडक्शन. इसको आप याद कैसे करोगे? CRDR, इस तरह से आप याद करोगे. ये होता है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. C स्टैंड्स फॉर कंडेंसेशन, R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, D स्टैंड्स फॉर डिहाइड्रेशन, R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन. सो CRDR होते हैं जो चार स्टेप रिएक्शंस होते हैं और इन चार स्टेप्स में दो कार्बन ऐड होते हैं. सो प्रोडक्शन ऑफ 4 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP completes one pass through the fatty acid synthase complex. जो चार कार्बन का प्रोडक्शन होता है सैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP, उसमें चार रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं: कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन बाय फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स के द्वारा. तो जब दो कार्बन और दो कार्बन, चार कार्बन हुए, दो कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम से आए एंड दो कार्बन मैलोनाइल कोएंजाइम से आए, तो ये कितने कार्बन हुए? टोटल 4 कार्बन, जिसको ब्यूटाराइल ग्रुप बोलते हैं. अब आपका जो ये ब्यूटाराइल ग्रुप होता है वो ACP के SH ग्रुप से अटैच होता है. ACP के फॉस्फोपेंटेथेन SH ग्रुप से अटैच होता है. तो इस ब्यूटाराइल ग्रुप को यहाँ से ट्रांसफर करना होता है बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज के सिस एसएच रेजिड्यू से. सो ब्यूटाराइल ग्रुप इज नाउ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉस्फोपेंटेथेन SH ग्रुप ऑफ ACP टू द सिस SH ऑफ ग्रुप ऑफ बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज. बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज की अगर हम बात करें तो जब कोई रिएक्शन से स्टार्ट होते हैं फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस, तो वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम में अटैच होता है. अब यहाँ पे कौन सा आ गया? ब्यूटाराइल ग्रुप. अब आपका ये ACP का SH ग्रुप फ्री हो गया, ACP का फॉस्फोपेंटेथेन का SH ग्रुप फ्री हो गया. जैसे ही SH ग्रुप फ्री होगा, यहाँ पे दूसरा मैलोनाइल कोएंजाइम A आके अटैच होगा. मैलोनाइल कोएंजाइम A का कोएंजाइम में रिमूव हो जाएगा और मैलोनाइल ग्रुप अटैच होगा. So to start the next cycle of 4 reactions that lengthens the chain by 2 more carbons, another malonyl group is linked to the now unoccupied phosphopentathiene SH group of ACP. Now condensation occurs as the butyryl group acting like a acetyl group in the first cycle is linked to the of malonyl ACP with concurrent loss of CO2. क्या होता है? अब जैसे ही यहाँ पे मैलोनाइल ग्रुप आके अटैच होगा इस ACP के पेंटोथीन SH ग्रुप से, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा. ये जो आपका मैलोनाइल ग्रुप है, इस मैलोनाइल ग्रुप में जो आपका ये COO है, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर विथ माइनस साइन है. जैसे ही ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 2 4 1 5. कार्बन पे 5 बॉन्ड अनस्टेबल होता है, तो इसकी वजह से ये कार्बन इधर CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा. जैसे ही CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस. नाउ अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. इसको क्या बोलते हैं? मिथिलीन. इसको क्या बोलते हैं? मिथिलीन. और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. अब आप इस ब्यूटाराइल ग्रुप को देखें. इस ब्यूटाराइल ग्रुप में इस CO जो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, का ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन.
और यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस पे डेल्टा माइनस और कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट करेगा। जैसे ही कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये CH2 ये पूरा का पूरा ब्यूटेराइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कंडेंसेशन। जैसे ही इस पे अटैच होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड देन आपका ये बीटा कीटो ग्रुप जो है, इस बीटा कीटो ग्रुप का रिडक्शन होगा। रिडक्शन से ये OH में कन्वर्ट हो गए, देन इस डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन से डबल बॉन्ड जनरेट होंगे एंड देन रिडक्शन होगा, रिडक्शन से सिंगल बॉन्ड जनरेट होंगे। सो इस बीटा कीटो ग्रुप 3 स्टेप और होंगे। फर्स्ट वन इज द reduction, second one is the dehydration and third one is the again reduction. So the product of this condensation is a 6 carbon acyl group covalently bond to the phosphopentanethane SH. Its beta keto group is reduced in the next 3 step of the synthase cycle to yield the saturated acyl group, exactly as in the first round of reactions, in this case forming 6 carbon product. यहाँ पे 6 carbon product बनाता है। Then आप अगर आपको पाल्मिटेट बनाना है तो पाल्मिटेट कितने कार्बन का होता है? 16 कार्बन का होता है। So 7 cycles of condensation and reduction produce 16 carbon saturated palmitoyl coenzyme। 16 कार्बन फैटी एसिड बनाने के लिए टोटल कितने चाहिए? एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन का है वो इनिशियली अटैच होता है, और इसके अलावा 7 साइकिल और चाहिए फॉर द एडिशन ऑफ 14 कार्बन। तो 2 कार्बन एंड 14 कार्बन, 14 कार्बन मेलोनाइल ग्रुप के फॉर्म में आता है और ये 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप के फॉर्म में आता है। तो 7 साइकिल कंडेंसेशन रिडक्शन होता है। सो 16 कार्बन सैचुरेटेड palmitoyl ग्रुप स्टिल बॉन्ड टू ACP एंड फॉर रीजंस नॉट वेल अंडरस्टूड, कोई ऐसा रीजन है जो कि अभी क्लियरली पता नहीं है, चेन इलोंगेशन बाय सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स जनरली स्टॉप्स एट दिस पॉइंट एंड फ्री palmitate इज रिलीज्ड फ्रॉम ACP बाय द हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ACP से क्या होता है? palmitate रिलीज होता है बाय द हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लॉन्गर फैटी एसिड्स सच एज स्टीरिएट जो कि 18 नंबर का है और ऑल्सो फॉर्म्ड इन सर्टेन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें जैसे कोकोनट और पाम, चेन टर्मिनेशन अकर्स अर्लियर, चेन टर्मिनेशन पहले हो जाता है एंड अप टू 90% ऑफ द फैटी एसिड्स इन द ऑयल्स ऑफ दीज प्लांट्स आर बिटवीन 8 to 14 कार्बन लॉन्ग। प्लांट में जो मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स होते हैं 8 to 14 कार्बन होते हैं। सो palmitate की ओवरऑल सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहले आपको कितना चाहिए? अगर 16 कार्बन palmitate है तो इसमें कितने कार्बन आपको मेलोनाइल ग्रुप के फॉर्म में चाहिए? 14 कार्बन आपको मेलोनाइल ग्रुप के फॉर्म में चाहिए। 14 कार्बन मेलोनाइल ग्रुप मतलब एक मेलोनाइल ग्रुप से 2 कार्बन आते हैं, तो टोटल कितने मेलोनाइल ग्रुप चाहिए? 7 मेलोनाइल ग्रुप चाहिए, और 7 मेलोनाइल ग्रुप के लिए आपको 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए। कितने चाहिए? 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए। तो 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए से 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनता है, और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनने में एक ATP का खर्च होता है प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन यूज होते हैं। सो 7 एसिटाइल कोएंजाइम में 7 कार्बन डाइऑक्साइड 7 ATP यूज करके 7 मेलोनाइल कोएंजाइम में बनाएगा। नाउ अब आपका 7 मेलोनाइल कोएंजाइम में बन गया, तो 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए प्लस 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलके आपका क्या बनाएगा? आपका बनाएगा palmitate। क्या बनाएगा? palmitate। बट यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम में 7 मेलोनाइल कोएंजाइम में से palmitate बनता है, और 2 स्टेप में रिडक्शन होते हैं एंड ईच स्टेप रिडक्शन के लिए आपका एक NADPH चाहिए। सो 2 स्टेप में रिडक्शन होता है इस साइकिल में, तो टोटल 14 NADPH चाहिए। तो 14 NADPH प्लस 14H प्लस, तो आपके 7 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, 8 कोएंजाइम ए एंड 14 NADP प्लस और 6 वाटर मॉलिक्यूल। सो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए with 7 ATP, 14 NADPH, 14H+, then palmitate
8 coenzyme है, 7 ADP, 7 inorganic phosphate, 14 NADP plus and 6 water molecule चाहिए. So this is overall reaction of palmitate from the acetyl or malonyl coenzyme. So biosynthesis of fatty acids such as palmitate thus requires acetyl coenzyme and the input of chemical energy in two forms. केमिकल एनर्जी दो फॉर्म में इनपुट होता है. पहला ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल ऑफ एटीपी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एनएडीपीएच. ATP is required to attach carbon dioxide to acetyl coenzyme to make malonyl coenzyme and the NADPH is required to reduce the double bond. We return to the sources of acetyl coenzyme and NADPH soon, but first let's consider structure of remarkable enzyme complex that catalyzes the synthesis of fatty acids. So this is the sequence of events during the synthesis of fatty acids. Fatty acid synthase complex की अगर हम बात करें तो fatty acid synthase complex में total 7 enzyme active sites होते हैं including ACP. ACP is a cycle carrier protein जिसपे phosphopentethane prosthetic group होते हैं, उसके SH group से malonyl group attach होता है. Now second one is the case. Case stands for beta keto acyl ACP synthase. बीटा कीटो एसाइल सिंथेज पे जो सिस रेजिड्यू का एसिस ग्रुप है वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम में या फिर लेंथेन एसाइल ग्रुप अटैच होते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द AT. AT स्टैंड्स फॉर एसिटाइल कोएंजाइम ACP ट्रांस एसिटाइलेज. इसका काम क्या है? ये एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम कोएंजाइम A टू सिस रेजिड्यू ऑफ KS. देन आपका ER है. ER की अगर हम बात करें इट इज इनोइल ACP रिडक्टेज. ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता. देन HD. HD स्टैंड्स फॉर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज. बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज एंड इसका काम क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP क्रिएटिंग डबल बॉन्ड. देन KR. KR स्टैंड्स फॉर बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज. KR क्या होता है? बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज. बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज क्या करता है? बीटा कीटो ग्रुप को बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप में रिड्यूस करता है. नाउ MT क्या है? मेलोनाइल कोएंजाइम ACP ट्रांसफरेज जो कि मेलोनाइल ग्रुप को मेलोनाइल कोएंजाइम A से यहाँ पे ट्रांसफर करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स. अब आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ पे अटैच होगा? बीटा केस पे. केस के सिस रेजिड्यू पे जो एसिस ग्रुप है वहां पे अटैच होगा तो यहाँ कोएंजाइम A रिलीज होगा. देन आपका मेलोनाइल कोएंजाइम A आएगा. मेलोनाइल कोएंजाइम A का मेलोनाइल ग्रुप आपका ACP के फॉस्फोपेंटेथेन एसिस ग्रुप से अटैच होते हैं. जैसे ही अटैच होता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन इधर शिफ्ट करेगा. ये डबल बॉन्ड बनाएगा. डबल बॉन्ड का बनाने की वजह से कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे. कार्बन में 5 बॉन्ड अनस्टेबल होता है तो ये आपका इधर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है. न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा और इसके साथ कंडेंसेशन करेगा. सो ड्यूरिंग द कंडेंसेशन का 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे. अब ये बीटा कीटो बनाता है. ये क्या बनाता है? बीटा कीटो. बीटा कीटो में जो आपका बीटा का कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका रिड्यूस होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में और इस रिडक्शन के लिए 1 मॉलिक्यूल NADPH की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ अब ये जो OH ग्रुप है यहाँ से अल्फा बीटा से वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और ये बनाता है ट्रांस डेल्टा टू ब्यूटेनॉइल ACP. जैसे ही ट्रांस डेल्टा टू ब्यूटेनॉइल ATP बनेगा ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा एंड रिडक्शन के लिए अगेन NADPH चाहिए. NADPH का रिडक्शन होता है तो ये डबल NADPH यूज करके डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है और ये बनाता है क्या? ब्यूटेराइल ACP. नाउ ब्यूटेराइल ACP का जो ये ACP से अटैच है ये ब्यूटेराइल ग्रुप ट्रांसफर होता है इस केस पे एंड अनदर मेलोनाइल ग्रुप इस पे अटैच होता है. देन सेकेंड राउंड ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स. नाउ फैटी एसिड सिंथेसिस of some organisms consist of multifunctional protein. So this is the structure of fatty acid synthase in bacteria and plants.
yeast and vertebrates। बैक्टीरिया एंड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में बेसिकली इकोलाई की बात करते हैं एंड प्लांट्स की बात करें तो 7 एक्टिव साइट्स जो होते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम के लिए। 7 एक्टिव साइट्स में 6 एंजाइम्स होते हैं एंड 1 एसीपी होते हैं। ये सारे के सारे सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स में होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड एक पोजीशन में रहते हैं उनकी एक्टिव साइट के साथ, एक के बाद एक के बाद एक अलाइन होते हैं। यहाँ पे जो ACP का फ्लेक्सिबल आर्म है फॉस्फोपेंटेथेइन, वो सबके एक्टिव साइट पे मूव करता है एंड ग्रोइंग फैटी एसिड चेन को एक साइड से दूसरे साइड पे मूव करता है। जब फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है तो कभी भी इंटरमीडिएट एंजाइम कॉम्प्लेक्स से रिलीज नहीं होता है। जैसे ही फैटी एसिड का सिंथेसिस कंप्लीट होती है वैसे ही जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो रिलीज होता है। ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में जो 7 एक्टिविटीज होते हैं वो 2 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड में होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड आपका ये है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड ये है। एक पॉलीपेप्टाइड में आपका AT, ER, SD और MT होते हैं, दूसरे पॉलीपेप्टाइड में KS, ACP एंड KR होते हैं। सो 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं ईस्ट में और इसी तरह से जब इसका फैटी एसिड की सिंथेसिस होता है तो इंटरमीडिएट्स ऑलवेज अटैच होते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट पे। जैसे ही फैटी एसिड की सिंथेसिस कंप्लीट होती है ये रिलीज हो जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन वहीं पे वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में 7 एक्टिविटीज होते हैं एक ही पॉलीपेप्टाइड में होते हैं। मीन्स इट इज ए मल्टी फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मल्टी फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स मीन्स एक ही पॉलीपेप्टाइड में 7 तरह की एक्टिविटी होती है। क्या होती है? 7 तरह की एक्टिविटी होती है। सो वर्टिब्रेट एंजाइम डाइमर के फॉर्म में फंक्शन करता है। 2 इंडिपेंडेंट सब यूनिट्स हेड टू टेल में एंड सब यूनिट जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड सिंथेस इन बैक्टीरिया, प्लांट्स, यीस्ट एंड वर्टिब्रेट्स। फैटी एसिड सिंथेसिस की बात करें, फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर लोकेशन की बात करें तो फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। बट प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। इन मोस्ट हायर यूकैरियोट्स फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द साइटोसोल। मोस्ट हायर यूकैरियोट्स में फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एक्सक्लूसिवली साइटोसोल में होते हैं। एज आर द बायोसिंथेटिक एंजाइम्स फॉर न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। जितने भी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोसोल में होते हैं। This location segregates synthetic processes from degradative reactions, many of which takes place in mitochondrial matrix। अब ये जो लोकेशन है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि जितने भी आपके सिंथेटिक फेज होते हैं वो आपके साइटोसोल में होते हैं और जितने भी आपके कैटाबोलिक फेज होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। बट एक स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कैटाबोलिक फेज है बट वो साइटोसोल में होता है। सो देयर इज ए corresponding segregation of electron carrying cofactors used in anabolism, generally a reductive process, and those used in catabolism, generally a oxidative process. Usually NADPH is the electron carrier for anabolic reactions and NAD plus serves as catabolic reactions। NADPH क्या होता है? एनाबोलिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, लेकिन वहीं पे कैटाबोलिक रिएक्शंस की बात करें तो वहां पे NAD प्लस होते हैं। इन हिपैटोसाइट्स द NADPH NADP प्लस रेशियो इज वेरी हाई in the cytosol, furnishing a strongly reducing environment for the reductive synthesis of fatty acids and other biomolecules. Cytosolic NADH NAD plus ratio is much smaller, only about 8 into 10 to the power minus 4. So the NAD plus dependent oxidative catabolism of glucose can take place in the same compartment and at the same time as fatty acid synthesis. NADH NAD plus ratio in the mitochondrion is much higher than in the cytosol because of the flow of electrons to NAD plus from the oxidation of fatty acids, amino acids, pyruvate and acetyl coenzyme. This high mitochondrial NADH NAD plus ratio favors the reduction of oxygen via the respiratory chain. Hepatocytes and adipocytes की बात करें तो cytosolic NADPH is largely generated by pentose phosphate pathway and maleic enzyme. The NADP-linked maleic enzyme that operates in the carbon assimilation pathway of C4 pathways is unrelated in the function.
Pyruvate जो प्रोड्यूस होता है इन द रिएक्शन री इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया इन हिपैटोसाइट्स एंड इन मेमोरी ग्लैंड द लैक्टेटिंग एनिमल्स द NADPH रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड बायोसिंथेसिस इज सप्लाइड प्राइमरली बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। फोटोसिंथेटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। सो फैटी एसिड सिंथेसिस अकर्स नॉट इन द साइटोसोल। फोटोसिंथेटिक सेल्स प्लांट्स में फैटी एसिड की सिंथेसिस साइटोसोल में नहीं होती है, कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। दिस मेक्स सेंस गिवन दैट NADPH इज प्रोड्यूस्ड इन द क्लोरोप्लास्ट बाय लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान NADPH का प्रोडक्शन होता है तो क्लोरोप्लास्ट में NADPH का रेशियो हाई होता है एज कम्पेयर टू NADP+। मीन्स वहां पे वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं विच फेवर्स रिडक्टिव एनाबोलिक प्रोसेस सच एज फैटी एसिड सिंथेसिस। So acetate is settled out of mitochondria as citrate. माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर एसिटेट के फॉर्म में आता है सिट्रेट। नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स की बात करें तो नियरली ऑल द एसिटाइल कोएंजाइम यूज्ड इन फैटी एसिड सिंथेसिस इज formed in mitochondria from pyruvate oxidation and from catabolism of carbon skeletal of amino acids. फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो एसिटाइल कोएंजाइम में आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से या फिर सर्टेन अमाइनो एसिड्स के कार्बन स्केलेटल के कैटाबोलिज्म से आता है। Acetyl coenzyme arising from oxidation of fatty acids is not a significant source of acetyl coenzyme for fatty acid biosynthesis in animals because the two pathways are reciprocally regulated. Malate, this is the structure of malate. Malate 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और एक OH ग्रुप होते हैं। So malate से पायरुवेट बनता है जिस एंजाइम को बोलते हैं मैलिक एंजाइम। मैलेट से पायरुवेट बनने के रिएक्शंस को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको मैलिक एंजाइम बोलते हैं। एंड यहाँ पे NADP+ आपका रिड्यूसिंग को एंजाइम यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? रिबोलोज 5 फॉस्फेट बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और यहाँ पे 2 स्टेप पे NADPH का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये इम्परमिएबल होता है एसिटाइल कोएंजाइम के, इसीलिए इनडायरेक्ट सटल ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप इक्विवेलेंट्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल एसिटाइल कोएंजाइम में पहले किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सैलो एसीटेट से, और ये सिट्रेट बनाता है इन द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेज। Citrate then passes through the inner membrane on the citrate transporter. Cytosol की बात करें तो citrate cleavage by citrate lyase regenerates acetyl coenzyme in an ATP dependent reaction. Oxaloacetate cannot return to the mitochondrial matrix directly as there is no oxaloacetate transporter. Instead, cytosolic malate dehydrogenase reduces the oxaloacetate to malate, which returns to the mitochondrial matrix on the malate alpha ketoglutarate transporter in exchange of citrate. In the matrix, malate is reoxidized to oxaloacetate to complete the shuttle. Alternatively, the malate produced in the cytosol is used to generate cytosolic NADPH through the activity of malic enzyme. And this is the subcellular localization of lipid metabolism. This is animal cells or yeast cells and this is plant cell. एनिमल सेल की बात करें तो साइटोसोल में आपका क्या होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जिसके थ्रू NADPH का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड आपका NADPH NADP+ रेशियो हाई होता है जिसकी वजह से रिडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होता है एंड आइसोप्रिनोइड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस के अर्ली स्टेजेस होते हैं एंड फैटी एसिड सिंथेसिस होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो प्लांट में, एनिमल सेल्स में, दोनों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होती है। एस्टेरॉल सिंथेसिस का लेटर स्टेजेस होते हैं, फैटी एसिड इलोंगेशन होते हैं एंड फैटी एसिड डीसेचुरेशन होते हैं। ये एप्लीकेबल है किसमें? एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स दोनों में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका प्लांट सेल में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड फैटी एसिड इलोंगेशन होते हैं। प्लांट सेल की स्पेसिफिक अगर फंक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू NADPH का प्रोडक्शन होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से NADPH का रेशियो हाई होता है और फैटी एसिड सिंथेसिस होते हैं। पेरोक्सिसोम की बात करें तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है।
एनिमल सेल्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्लांट सेल्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बल्कि पेरोक्सिसोम्स में होते हैं, और वो भी ड्यूरिंग शीट डेवलपमेंट, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं। दूसरा कैटालेस एंड पेरोक्सिडेज पेरोक्सिसोम्स में होते हैं, जो पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सबसेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म. So this is all about today's lecture. In our next lecture, we will discuss about regulation of fatty acid biosynthesis.